गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम सॉरी कि कल हम लोगों का लाइव सेशन नहीं हो पाया और आज भी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं आपको लाइव क्लास नहीं दे पा रहा हूँ। तो ये एक रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी आज की न्यूमेरिकल सेशन की। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा और मंडे से हम लोग फिर से अपना लाइव सेशन ही स्टार्ट करेंगे, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आज के न्यूमेरिकल सेशन में भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस जो आपके कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस परीक्षा में आए हैं, एग्जामिनेशन अलग अलग कॉम्पिटिशन में पूछे गए, उनको लिया है। इनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमको करने हैं और किस टाइप का डिफिकल्टी लेवल एग्जाम्स में आएगा। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, आई होप आपको दिख ही रहा होगा दैट अ पार्टिकल ऑफ मास m is driven by a machine that delivers a constant power of k watt. If the particle starts from rest, the force on the particle at time t is. So basically we have to calculate the force at time t, and it is given that the power is constant power k is applied on the body. So as you know, the formula of power, that power is something is work with respect to time, that is w by t, and we can write this equation like this, that work equals to power times t. I'm not here telling you that what are the derivational methods. ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप की फिजिकल प्रॉब्लम्स को या किसी भी टाइप की फिजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें एट रैंडम क्या अप्रोच लेनी चाहिए। ठीक है बेटा, देखो आप जब बहुत ज्यादा फिजिक्स में थ्योरी पढ़ते हैं, डेरिवेशन पढ़ते हैं, तो आप एक हद तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, अपने आप को बांध लेते हैं। ठीक है, हमें जितना ज्यादा फिजिकल प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा आप उस थ्योरी को रिलेट कर पाएंगे जो थ्योरी आपने पढ़ी। ठीक है, इसीलिए न्यूमेरिकल सेशन ज्यादा से ज्यादा मैं करने की कोशिश आपके साथ करता हूं। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें 5-6 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं और सभी एक से एक बढ़िया है। चलिए, तो वर्क ये हो गया सॉरी। And as you know that work is something is change in the kinetic energy. वर्क एनर्जी थ्योरम आपने पढ़ी है, तो अगर वर्क एनर्जी थ्योरम को हम अप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं दैट इज हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू p times t. It is very easy. Now suppose if the body starts from the rest, if body starts from the rest, if u equals to 0, in that case net kinetic energy half m v square is equals to power times t. So from here we can easily calculate the value of velocity. So velocity equals to 2 times p t by m, and here is a square, so the whole power is 1 by 2, or that is under root. So now this is our equation 1, and we had calculate the velocity. We have to calculate force. We have to calculate force, और फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर देखो मास दिया हुआ है। तो अगर मास दिया हुआ है और अगर हमें एक्सेलरेशन मिल जाए तो हम फोर्स निकाल सकते हैं, और एक्सेलरेशन के लिए हम यूज करेंगे अपनी इस वैल्यू वेलोसिटी को। As we know that velocity and acceleration are related with respect to each other, that acceleration is nothing but the change in velocity with respect to time, that is dv over dt. So what we should do, we should just integrate this particular equation 1 with respect to time, and we can get our acceleration. So as you can see that 2 is an integer, p is a power which is constant, and m is the mass which is also constant. So a equals to 2p by m is a constant term, so it will be in the outer of the differential operator power half, and we should differentiate t with respect to time, and the t's power is 1 by 2. So 1 by 2 power, that is 1 by 2 times t, and 1 by 2 minus 1, so that is minus 1 by 2. ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, अगर कोई चीज x टू पावर n है और उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो पावर डिफरेंशिएशन होता है nx टू पावर n माइनस 1।
वही हमने यहां पर किया है, हमने t की पावर हाफ जो थी उसको पहले ले आए हैं एंड देन हाफ में से 1 माइनस किया है, सो दैट इज -1/2। ठीक है, तो यहां से आपको एक्सेलरेशन की जो वैल्यू मिली दैट इज एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू 2p बाई m, और यहां पर जो t की पावर -1/2 है इसको +1/2 करते हुए इसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, t पावर हाफ एंड 1/2। तो 1/2 बाहर है तो इसे इधर ही लिख देते हैं 1/2। अब आपके पास एक्सेलरेशन आ गया है, आपको निकालना है फोर्स, तो दैट इज फोर्स F इक्वल्स टू मास टाइम एक्सेलरेशन। सो मास m टाइम्स एक्सेलरेशन, mass times acceleration, so that is m times 2p by t m power 1/2 times 1/2। अब आप यहां से देखिए, यहां पर m की पावर 1 है और यहां पर m की पावर 1/2 है। ओके, सो इफ वी कैन राइट दिस m is m to power half and m to power half, और वी कैन से रूट m टाइम्स रूट m, तो ये नीचे से जो रूट m है डिनोमिनेटर में वो इससे कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारी नेट वैल्यू ऑफ फोर्स की जो निकल के आएगी वो कुछ होगी। अगर हम इसको पूरा सॉल्व कर लें ऐसे ही, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर 2 को भी रूट में डिवाइड कर सकते हैं, यहां पर 2 को भी डिवाइड कर सकते हैं, और इस तरह जो हमारी अल्टीमेट वैल्यू निकल के आएगी फोर्स की, दैट इज फोर्स वैल्यू F इक्वल्स टू रूट m टाइम्स k m टाइम्स k t टू पावर m टाइम्स रूट m टाइम्स k and t to power -1/2, t to power -1/2. So this will be the method of calculating the force, and according to this calculation जो हमारा सही आंसर होगा that is आंसर नंबर, that is A, B, C and D. Just a minute. Okay, let me clear here more. यहाँ पे एक चीज और हम लोग क्लियर कर लें कि यहाँ पर जो पावर हाफ है उसके साथ साथ, ओके हाँ, तो यहाँ पर देखिए बेटा ध्यान से, अगर हम यहाँ से m हट जाएगा और 2 से ये जो 2 हट जाएगा, ठीक है ना, रूट हट जाएगा, तो जो वैल्यू फोर्स की निकल के आएगी दैट इज F इक्वल्स टू F इक्वल्स टू F इक्वल्स टू, तो ये m तो हट गया, यहाँ पे रूट m रह गया है, दैट इज रूट m, ये 2 हट गया है, नीचे रूट 2 रह गया है, p की जगह हमें पावर k लिखना है क्योंकि हमें पता है p की वो वैल्यू k दी हुई है, सो हमें रूट k लिखना है। चलिए और क्या क्या लिखना है, तो t की पावर यहाँ पर -1/2 है, वो -1/2 ही रहेगी, -1/2 रहेगी, और अपॉन में एक रूट 2 और रहेगा, अपॉन में रूट 2 और रहेगा। तो अब हमें इस फंक्शन को अरेंज करना है बेटा, तो जो अब जो फंक्शन अरेंज होगा वो होगा m/2 रूट टाइम्स t टू पावर -1/2। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब इसको मैच करिए यार, तो इसको जब आप मैच करेंगे तो आपके पास इक्वेशन 1 जो आ रही है, जो आपके पास इक्वेशन 1 आ रही है दैट इज A, दिस विल बी द राइट आंसर। तो ये इस तरह कैलकुलेशन इस क्वेश्चन की होनी है। अब आप देखिए कि ये डिफिकल्टी लेवल इस टाइप का होगा आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं में। ये कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, इट इज रियली वेरी इजी क्वेश्चन। आपको बस थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, आपको अपनी अप्रोच ध्यान रखनी है कि आपको दिया क्या क्या है। भाई हमें इसमें मास दिया हुआ था, कांस्टेंट पावर दिया हुआ था और हमें फोर्स निकालना था, तो हमने वही क्या किया, पहले पावर का यूज करके हमने वेलोसिटी निकाली,
पावर को वर्क से इक्वेट करा के। और एक बार वेलोसिटी जब टाइम के रिस्पेक्ट में निकल कर आ गई है, तो जब उसी वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और एक्सेलरेशन की मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा। ये एक्सेलरेशन की मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स मिल जाएगा। तो ये चीजें हमको जो है समझ में आनी चाहिए। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके आगे आने वाली सभी क्लासेस की परीक्षाओं में, और आगे जब आप कंपटीशन वगैरह देंगे तो भी। तो यहां तक अगर क्लियर हो गया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, दैट टू पार्टिकल्स ऑफ masses m1 m2 moves with initial velocity u1 and u2 and on collision one of the particles get excited to higher level after absorbing energy epsilon। इफ ये एप्सिलॉन सिंबल होता है बेटा, ध्यान रखिएगा, आप 12th में भी इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये एप्सिलॉन सिंबल होता है, ये यूजुअली एनर्जी या ईएमएफ वगैरह को रिप्रेजेंट करने के भी काम में आता है। If final velocity of particle be v1 and v2, then we must have। So basically हमें एक कंडीशन दी है, एक फिजिकल प्रॉब्लम दी है, एक सिचुएशन दी है, और उस सिचुएशन के लिए हमें एनर्जी कंजर्वेशन की जो प्रॉपर इक्वेशन है वो इस सिचुएशन के लिए क्या होगी वो बतानी है, और उसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन बेटा दिए हुए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम यहां पर जो कोलिजन है वो मास इस पार्टिकल में दिया हुआ है, एनर्जी ऑब्जर्व हो रही है, तो जाहिर है ये इलास्टिक तो है नहीं, ठीक है, इलास्टिक है, लेकिन फिर भी कोलिजन से पहले इलास्टिक ही रही होगी, क्योंकि कोलिजन से पहले जब टक्कर हुई नहीं है तो इनिशियल एनर्जी तो सबकी कंजर्व है। तो अगर हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करें, जो कि v1 और v2, u1 और u2 वेलोसिटी से जो हमारे पार्टिकल चल रहे थे, जो हमारे पार्टिकल्स इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 से चल रहे थे, ठीक है, तो उनकी अगर हम बात करें तो जो हमारी इनिशियल एनर्जी होगी, ठीक है, वो क्या होगी उसको हम देख लेते हैं एक बार। चलिए, सो टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अगर हम टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करें, सो दैट इज हाफ m1 u1 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। तो ये तो आपकी इनिशियल एनर्जी हो गई। फाइनली जो फाइनल वेलोसिटी इस पार्टिकल की वो v1 v2 है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद हमसे कहा यह गया है दैट ऑन कोलिजन वन ऑफ द पार्टिकल गेट एक्साइटेड टू हायर लेवल। तो इनमें से जो एक पार्टिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर लेवल पे पहुंचा है, और वो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी है एप्सिलॉन, तो वो कब करी होगी, वो फाइनल एनर्जी में करी होगी। यानी कि इस फाइनल एनर्जी की इक्वेशन में हमारे पास एक और फंक्शन होगा एनर्जी का हमारे पास एक और फंक्शन होना चाहिए जिस फंक्शन की वैल्यू होगी एप्सिलॉन। तो ये हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, इनिशियल, और ये वाली हमारी होगी फाइनल। चलिए, अब हमें करना कुछ नहीं है, बस इनको इक्वेट कराना है और हमें देखना है कि बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन हमारी कौन सी है। तो जब आप इनको इक्वेट करेंगे तो ये होगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। चलिए, अब यहां पर प्लस एप्सिलॉन इस तरफ है ना, फाइनल एनर्जी में है। अब इसमें देखिए फाइनल एनर्जी में यहां पर माइनस है, यहां पर तो है ही, लिखाई हुआ नहीं है, यहां पर तो हाफ है भी नहीं, और मासेस पे स्क्वायर है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। चलिए, ये हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस एप्सिलॉन है फाइनल में, देखो ये माइनस कर रहे हैं यहाँ, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। चलिए, ये डी वाला देखिए हाफ m1, अब ये मास पे स्क्वायर है, तो ये तो फॉर्मूला ही गलत है, ये फॉर्मूला भी गलत है काइनेटिक एनर्जी के लिए। बचा ऑप्शन सी,
तो सी को भी आप चेक कर लीजिए, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, और अगर आप इस एप्सिलॉन को इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और वही यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस एप्सिलॉन इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो आपके से थ्योरेटिकल नॉलेज बेस्ड होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है कि भाई इन क्वेश्चन को करने के तरीके के लिए क्या है, आप अपना जो आपने थ्योरी जो पढ़ी थी, आपने जो सिद्धांत जो प्रिंसिपल पढ़ा था, आप उस पर चलें और उस पर चल के अपनी इक्वेशंस फॉर्म करें, इक्वेशंस को इक्वेट कराएं, अपने आप आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसके अलावा क्रॉस चेकिंग का भी एक तरीका है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि इसमें दो ऑप्शंस में तो फॉर्मूला ही गलत लिखा था, जैसे यहाँ पर मास पे स्क्वायर, यहाँ भी देखिए मास पे स्क्वायर है, तो जब ये फॉर्मूला ही गलत है तो ए और डी ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ये एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में आया है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं आया है, तो भी बड़ा इजी है, तो फिर आप जनरली बस इसी को इक्वेट करके लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर एप्सिलॉन इधर लिखे हैं तो प्लस लिख दीजिएगा, इनिशियल में लिखे हैं तो माइनस कर दीजिएगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। तो एक 20 मीटर हाइट से, ठीक है 20 मीटर हाइट है ये, मान लीजिए ये 20 मीटर हाइट से तो 20 मीटर हाइट से एक बॉल फेंकी जाती है। ये बॉल है जो 20 मीटर हाइट से फेंकी जा रही है। ठीक है, ये 20 मीटर हाइट है, और जब ये फेंकी जा रही है तो ये रेस्ट से छोड़ी नहीं जा रही है, ड्रॉप नहीं करी जा रही है, इसको कुछ वेलोसिटी के साथ फेंका जा रहा है। तो जब कुछ वेलोसिटी के साथ फेंका जा रहा है तो इसमें हाइट के कारण इसकी एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और जो वेलोसिटी से आपने फेंका है उस कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। यानी उस समय इसमें दोनों प्रकार की एनर्जीज अवेलेबल होंगी। तो क्या क्या होंगी भाई, mgh होगी पोटेंशियल एनर्जी, प्लस हाफ mv स्क्वायर होगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये अच्छा काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो ये v नॉट होगा, क्योंकि v नॉट वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, देख ही लीजिए v नॉट वेलोसिटी से इसको फेंका जा रहा है। चलिए इसके बाद क्या कहा जा रहा है, इट कोलाइड्स विद द ग्राउंड एंड लूजेस 50% ऑफ इट्स एनर्जी। जब ये ग्राउंड पे टकराती है, जब ये ग्राउंड पे टकराती है बॉल, तो अपनी 50% एनर्जी लॉस कर जाती है, एंड इट रिबाउंड्स टू द सेम हाइट, और रिबाउंड होकर सेम हाइट तक पहुंचती है। यानी एनर्जी 50% लॉस होने के बाद भी बॉल सेम हाइट एक्वायर करती है जिस हाइट से उसको फेंका गया था। इस स्थिति में, इस सिचुएशन में उस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जहां आपको स्मॉल जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है। चलिए तो ये क्वेश्चन है। तो मान लीजिए अगर आपकी इनिशियल एनर्जी EI है, आपकी इनिशियल एनर्जी जो है वो EI है, ठीक है, तो जो फाइनल एनर्जी है या जो एनर्जी रह जाती है उस पे वो होगी कैपिटल E इक्वल्स टू EI/2। 50% कहा गया है, 50% यानी आधा, यानी 1/2। चलिए तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी EF, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी जब वो फिर से उस पॉइंट पर पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा, तो उस टाइम में उस पर फिर से mgh वैल्यू एक्वायर हो जाएगी पोटेंशियल की, लेकिन उस समय उस पर काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। चलिए तो हम अब इनको क्या करेंगे, इक्वेट करा देंगे। कैसे कि भाई हाफ ये EI की वैल्यू, यही तो हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही तो इनिशियल एनर्जी निकल के आई है EI, है ना, ये वैल्यू हमारी EI की वैल्यू है। ठीक है, तो इन सबको इक्वेट करा देंगे। कैसे कराएंगे, देखिए कि भाई EI/2 यानी हाफ ऑफ mgh प्लस हाफ mv नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी दैट इज mgh प्लस 0। सॉल्व कर लीजिए इसको। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो
ये 2 टाइम्स mgh हो जाएगा। सो ये हो जाएगा mgh प्लस हाफ mv नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ mgh। इसके बाद इस mgh में से ये mgh हट भी जाएगा, एक mgh कम हो जाएगा, तो बचेगा हाफ mv स्क्वायर, दैट इज v नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh 2gh। ये वैल्यू आपके पास निकल के आएगी। सो v नॉट इक्वल्स टू रूट 2 टाइम्स g टाइम्स h। सो 2 तो 2 ही है, g की वैल्यू 10 है और h की वैल्यू दी हुई है आपको 20। तो जो वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आएगी दैट इज v नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट 400 एंड वेलोसिटी v नॉट इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे और 20 मीटर पर सेकेंड यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए इसमें क्या किया हमने। भाई हमसे कहा गया है कि इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। हमारा एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि इनिशियल एनर्जी को और फाइनल एनर्जी को बराबर रख दो। इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी होना चाहिए। ठीक है, तो जो एनर्जी में लॉस हुआ दैट इज E इक्वल्स टू EI/2। तो यही लॉस, बचा हुआ लॉस यानी आधी एनर्जी ही तो फाइनल एनर्जी है जिसको लेकर ये रिबाउंड होकर सेम हाइट तक जाएगा। तो हमने उस आधी बची हुई एनर्जी को फाइनल एनर्जी के इक्विवेलेंट कर दिया और हमने कैलकुलेशन करके अपनी फाइनल इनिशियल वेलोसिटी v नॉट को कैलकुलेट किया। तो ये भी क्वेश्चन है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और आपसे पूछे जाएंगे जो वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड होंगे या इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे। समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये क्वेश्चन इजी है। ये क्वेश्चन इस टाइप का शायद पहले भी हम लोग कर चुके हैं। मैंने आपको पिछले भी न्यूमेरिकल सेशन में इस टाइप का क्वेश्चन कराया है। तो यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ 3I प्लस j न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg। Hence the particle is displaced from position 2I plus k to position 4I plus 3j minus k. The work done by the force on a particle is। इस टाइप का शायद हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको करा देता हूं, कोई बात। चलिए, तो क्या है तरीका इस टाइप फोर्स करने का, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई कार्टेशियन एक्सिस है, ठीक है, और ये है आपके 2 पॉइंट। तो एक पॉइंट ये है मान लीजिए और एक पॉइंट ये है, और ये जो आपको इसमें दिया हुआ होता है, ये ध्यान रखिए, ये जो आपको पोजीशंस दी हुई होती है वेक्टर फॉर्म में पोजीशन दी हुई है। वेक्टर फॉर्म में पोजीशन का मतलब ये है कि ये आपको अलग अलग पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, ये आपको पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। ठीक है, तो जो एक पोजीशन वेक्टर है, एक पोजीशन वेक्टर की वैल्यू दी हुई है आपको 2I, एक पोजीशन वेक्टर की वैल्यू दी है 2I प्लस k कैप। ठीक है, और दूसरे पोजीशन वेक्टर की वैल्यू दी हुई है 4I प्लस 3k प्लस 3j माइनस k। ठीक है, ये वैल्यूज आपको दी हुई है और आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यानी वो इस वेक्टर, इस पोजीशन वेक्टर से इस पोजीशन वेक्टर में गया है, यानी ये उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। जो रेड कलर से आपको दिख रहा है यही इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो बेसिकली हमें डिफरेंस निकालना है। तो एक वेक्टर से दूसरा वेक्टर माइनस कर देंगे, हमें डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। तो कर दीजिए माइनस। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए d इक्वल्स टू 4I प्लस 3j माइनस k माइनस 2I प्लस k। तो 4I तो 4I रहेगा, यहां पे 4I में से 2I चला जाएगा, इस वेक्टर में से इस वेक्टर को माइनस करना है। तो 4I माइनस 2I दैट इज 2I। 3j माइनस 0, यहां पे j का कोई कंपोनेंट ही नहीं है, तो 3j ऐसे ही आ जाएगा। एंड माइनस k तो दैट इज माइनस 2k। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। फोर्स आपके पास दिया हुआ है 3I
प्लस जे। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है भाई। ये वेक्टर क्वांटिटीज है, डॉट प्रोडक्ट करना है, यानी आई का आई से होगा, जे का जे से मल्टीप्लीकेशन होगा। तो कर दीजिए, बड़ा सिंपल है। 3 2 जा 6 एंड 3, so that is 9 जूल। So 9 जूल मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि जब आपको पोजीशन इस तरह दी जाए, पोजीशन जब इस तरह दी जाए तो ये कोऑर्डिनेट्स है बेसिकली, और बेसिकली ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो इन दोनों पोजीशन वेक्टर्स के बीच का डिफरेंस ही हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है। चलिए ये सब हम 11th में एक्चुअली पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है, पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं। पहले जब दूसरे चैप्टर पढ़ा था वेक्टर एनालिसिस में। तो जिन लोगों ने वेक्टर एनालिसिस की पिछली वीडियोस ना देखी हो, उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप ध्यान रखिएगा, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग चैप्टर वाइज वीडियोस के सेक्शन मिल जाएंगे, तो आप उसमें जाकर इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड इज U equals to A by R square minus B by R, where A and B are positive constant and R is the distance of the particle from the center of the field. For stable equilibrium the distance of the particle is। तो आपसे ये कहा गया है कि एक पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल की, जो एक फोर्स फील्ड में रखी है, जिसकी वैल्यू है U इक्वल्स टू A by R स्क्वायर माइनस B by R, ठीक है। और A एंड B जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है, R जो है डिस्टेंस है पार्टिकल की सेंटर से। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कहा गया है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ध्यान रखिए, मैं आपको पहले भी बताया है इस टाइप के क्वेश्चंस में, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम फोर्स मस्ट बी जीरो। फोर्स मस्ट बी जीरो। भाई स्टेबल कब होगा? जब उस पर किसी भी टाइप का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तभी तो स्टेबल होगा, है ना। सो फोर्स शुड बी जीरो। और इसके लिए हम करते क्या है, जो हमारी फील्ड है हम इसको एक्चुअली डिफरेंशिएट करते हैं, इसका जो डेरिवेटिव है वो जीरो के इक्विवेलेंट कर देते हैं, तब हमें स्टेबल वाली कंडीशन पता चलती है, ठीक है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें du ओवर dr ये निकालना है, एंड वी शुड इक्वेट दिस वन इक्वल टू जीरो। ये वो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसके बेस पे हम स्टेबिलिटी या इक्विलिब्रियम की कंडीशन को ड्राइव करते हैं। चलिए तो u के लिए अगर आप देखें इसमें यहां, तो u की जो वैल्यू है वो है, हम आर स्क्वायर को अगर ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा a टाइम्स r की पावर -2 माइनस b टाइम्स r की वैल्यू r की पावर -1। हमने अपॉन में जो चीज लिखी हुई थी आर स्क्वायर और अपॉन आर, उसको ऊपर ले गए हैं, उसे न्यूमरेटर में ले गए। इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो फिर से मैं बता दूं, ए और बी आपको कांस्टेंट दिए हुए हैं, तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, पावर आर का होगा इसमें भी। तो पावर पहले आएगी और एक पावर कम हो जाएगी। तो पावर जब कम हो जाएगी, यानी अगर हम du ओवर dr निकालेंगे, जब du ओवर dr निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कांस्टेंट a r की पावर -2 जो पहले आ जाएगी, और पावर एक कम हो जाएगी, यानी -2 -1, तो -2 -1 यानी -3। वेरी गुड। चलो माइनस, अब इसमें b कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, -1 पावर पहले आ जाएगी। चलिए r -1 यानी -2, पावर एक और कम हो गई इसमें, ठीक। ध्यान रखिएगा -2 हुआ है यानी पावर कम हुई है, निगेटिव में बड़ी वैल्यू छोटी होती है। तो ये हो गया -2a, ये r की पावर -3 है ना, यानी इसे अपॉन में ले सकते हैं, r क्यूब, इस तरह। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस
बी अपॉन आर की पावर 2r²। चलिए इक्वल, और ये चीज किसके बराबर रखनी है, डी यू ओवर आर को 0 के इक्वल, दैट इज 0। तो आपको दिख रही होगी कंडीशन अब निकलती हुई, कंडीशन निकलती हुई दिख रही होगी कि b अपॉन r² इक्वल टू, ये माइनस को इधर ले आइए, सो दैट इज 2a बाई r³ r²r। so b इक्वल्स टू 2a बाई r, b इक्वल्स टू 2a बाई r। तो आपको r की वैल्यू निकालनी है, सो दैट इज r इक्वल्स टू 2a अपॉन b। सो 2a अपॉन b वो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पे अगर कोई पार्टिकल होगा तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, उस पर किसी भी पोटेंशियल फोर्स का या फील्ड का असर नहीं होगा। तो इस तरह से हम कंडीशन निकालते हैं। सो दैट इज 2a अपॉन b, 2a अपॉन b यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। तो ये चीज समझ में आई है सबको? फिर से देख लीजिए एक बार, हमने कुछ नहीं किया है, हमने जो हमें फोर्स ऑफ फील्ड दी थी, जो फील्ड दिया था फोर्स की फील्ड, उसको डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया है। और अगर इसका डिफरेंशिएशन 0 हुआ किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट को ही हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो हमने उसका डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव मींस वन टाइम डिफरेंशिएशन। सो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला और उसको 0 के इक्वेट कर दिया, ताकि हमको अपनी इक्विलिब्रियम की कंडीशन पता चल जाए। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इजी है, सरल है और बड़ा आसानी से आप इसको कर लेंगे। हालांकि इसी टाइप का क्वेश्चन हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी करेंगे, पर अभी यहां पर भी इसकी जरूरत पड़ती है। बड़ा सिंपल है, क्या है, अ बॉडी ऑफ मास m इज टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द हाइट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी। बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज होगा? चलिए बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज होगा? भाई मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है और अर्थ के सेंटर से ये तो होगी इसकी रेडियस, है ना, ये होगी रेडियस। और हमसे कहा गया है अ बॉडी ऑफ मास m टेकन फ्रॉम सरफेस टू द हाइट इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। तो सरफेस से एक बॉडी ऊपर ले जाई गई है, किस हाइट तक? ट्वाइस ऑफ द रेडियस, रेडियस की 2 टाइम्स के बराबर। यानी ये वैल्यू अगर कैपिटल आर है, रेडियस की वैल्यू कैपिटल आर है, तो ये जो वैल्यू आपको दी हुई है सरफेस से लेकर हाइट, ये 2r है, ये 2r डिस्टेंस है। इस हाइट तक कोई बॉडी ले जाई गई है। पहले कहां थी यही बॉडी? पहले ये बॉडी थी हमारी सरफेस पर रखी हुई, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप के केस में बेटा देखो, जब हम नॉर्मल सभी कंडीशंस के लिए कोई कैलकुलेशन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो अर्थ की सरफेस है वो रेफरेंस पॉइंट है। लेकिन जब हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स का सेंटर जो है अर्थ का सेंटर होता है। तो जो भी डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं वो बेसिकली हम अर्थ की सेंटर से मेजर करते हैं। तो अगर हम पॉइंट्स बना दें, अगर ये सरफेस के पॉइंट को हम पॉइंट ए कह दें, इस पॉइंट को हम पॉइंट बी कह दें, तो पॉइंट बी पर अगर आप अपने रिस्पेक्ट में देखेंगे तो बॉडी की हाइट 0 है, तो आप कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। लेकिन अगर हम अर्थ की रेडियस के रिस्पेक्ट में बात करें तो इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी mg r के बराबर होगी, क्योंकि r ऊंचाई पर, सेंटर से r डिस्टेंस पे ये चीज रखी हुई है। तो अगर हम पॉइंट ए की एनर्जी की बात करें, एनर्जी पॉइंट एट ए, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए पी ए इज इक्वल्स टू mg r, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो अब पॉइंट बी पे डिस्टेंस कितनी है सेंटर से? 2r प्लस r, दैट इज mg टाइम्स 3r।
ओके, आपको डिफरेंस निकालना है, सो पीबी माइनस पीए, so 3 mgr minus mgr that is 2 mgr, या हम इसे लिख सकते हैं mg टाइम्स 2r। तो ये आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो निकल के आ जाएगी, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी mg टाइम्स 2r। तो mg टाइम्स 2r that is option A. So this is the method for which we can calculate the difference in any potential energy. फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि आज का न्यूमेरिकल सेशन में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे हैं जो सभी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप इनका स्क्रीनशॉट फिर से एक बार ले लीजिए, ठीक है। यहाँ से हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस वन इज सिक्स्थ। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फिर से हम कह रहे हैं, आज हमने मोस्टली क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड ही करे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हमेशा वर्क डन से होता है। अगर आप वर्क कर रहे हैं यानी आप पोटेंशियल एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं। अब कहते हैं कि सर आप तो क्रिएट कह रहे हो, लेकिन आपने तो बताया कि एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर क्रिएट नहीं, मुझे शब्द यूज करना चाहिए कि स्टोर हो जाती है। जब भी आप वर्क करते हो तो वो आपका किया गया वर्क कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पोटेंशियल एनर्जी में ही स्टोर होता है। चलिए, तो आज के सेशन को यही कंप्लीट करते हैं। आई होप आपने आज का ये लाइव सेशन तो नहीं है लेकिन रिकॉर्डेड सेशन पूरा देखा होगा। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये चीज मैं आपको भेज दूंगा, इसके सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, सारे नोट्स मैं आपको दे चुका हूं। मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दिया है, आप उसको भी प्लीज जल्द से जल्द कंप्लीट करके मुझे सबमिट करें, ठीक है, ताकि आपका इंटरनल असेसमेंट की प्रोसेस भी पूरी हो सके। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, पीस आउट।